जय ओबीसी जय संविधान। जोहार साथियों। मैं आज देख रहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के अंदर ये बोल रहे थे कि सर्वसम्मति से ये सदन एक प्रस्ताव पारित करे कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं होगा ये चुनाव न करवाया जाए। और सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। 17 दिसंबर को जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए। तो मेरा उसमें ये कहना है कि वो जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं खानविलकर जी, उन्होंने एक ट्रिपल टेस्ट का हवाला दिया था कि ओबीसी आरक्षण तभी लागू किया जा सकता है जब वो जो ट्रिपल टेस्ट है जो आरक्षण के लिए ज़रूरी है, ट्रिपल टेस्ट के मापदंड को वो पूरा करे। तो वो जो ट्रिपल टेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। कि उनका ये कहना है कि आप एक आयोग बनाएं और वो आयोग ये तय करे कि ओबीसी को आरक्षण क्यों ज़रूरी है। अलग अलग निकायों में, नगरीय निकाय में, पंचायत में या नौकरियों में किस तरीके से ओबीसी का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं हो पा रहा है और उस प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को दिया जाना है। तो आयोग तो अभी इतनी जल्दी से आयोग कोई बन नहीं सकता या उसकी रिपोर्ट आ नहीं सकती। तो सरकार ने वो जो ट्रिपल टेस्ट है उस ट्रिपल टेस्ट के मापदंड को पूरा करने के लिए क्या तैयारी की है। मेरे कुछ सुझाव हैं सरकार को। वैसे मेरी भूमिका अभी तक आप ये बोल सकते हैं कि मैं समीक्षा करता हूँ चीज़ों की और सरकार की कई नीतियों का विरोध भी किया है, लेकिन चूंकि ये मुद्दा ओबीसी से जुड़ा हुआ है और यदि सरकार की तरफ से भी यदि कोई ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो मेरा काम है कि सरकार को सलाह देना कि किस तरीके से ये आरक्षण को वो बचा सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप वहाँ ये बताएं कि पहले जो आरक्षण था ओबीसी को वो 14% था, अब हम उसको 27% कर रहे हैं। और 27% हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ की जो कुछ जातियाँ हैं जो कि मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ हैं, हम 13% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो हम उन मोस्ट बैकवर्ड जातियों को देना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक तार्किक रूप से हम अपनी बात रख सकते हैं कि क्यों हम ओबीसी का आरक्षण 14 को बढ़ाकर 27 करना चाहते हैं। दूसरा, आयोग इतनी जल्दी गठित नहीं हो सकता है इसके लिए, न ही इतनी जल्दी रिपोर्ट आ सकती है। तो ऐसे तो चुनाव कई दिनों तक टल जाएंगे। तो इसके पहले एक रोहिणी आयोग बनाया गया था। तो वो जो रोहिणी आयोग है जो ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, किनको फ़ायदा मिला है अभी तक, कौन सरकारी नौकरियों में, आईटी में, एम्स में, कहाँ कहाँ किन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके लिए एक रोहिणी आयोग बना हुआ है। तो उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं उनको अभी तक आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला है। तो हम उनको आरक्षण सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ऐसा करके ही सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं तो इसके पहले भी जब महाराष्ट्र का जो जजमेंट था वो भी एक रिव्यू पिटीशन थी जो महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी। तो जब जस्टिस खानविलकर ने रिव्यू पिटीशन में महाराष्ट्र को भी कोई रिलीफ नहीं दी है तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश को भी कोई रिलीफ इसमें मिलने वाली है। और ये जो बार बार मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा जो बोल रही है कि आरक्षण इसलिए खत्म हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं ने पाप किया है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए ओबीसी आरक्षण का विरोध करने, ये सफा झूठ है। वो लोग जो गए वो डीपी धाकड़, जया ठाकुर, सैयद जाफर और मनमोहन नागर, ये जो लोग गए थे ये अलग अलग मुद्दों को लेकर गए थे। रोस्टर का पालन नहीं हो रहा था। रोस्टर चक्रानुक्रम होता है। रोस्टर को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भाई मेरा गांव है महेंद्र गांव, वहाँ पर 2014 में सरपंच सामान्य जाति का बना है। अब 2019 में चुनाव होने थे, 2019 में नहीं चुनाव हुए, अब ये 2021 चल रहा है। तो रोस्टर नहीं बदला गया, मतलब कि इस साल वो जो सरपंच है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होना था या एससी या एसटी के लिए आरक्षित होना था। इसको बोलते हैं हम चक्रानुक्रम, रोस्टर। तो इस चीज के साथ चुनाव होना चाहिए, रोस्टर के साथ। तो रोस्टर का ये पालन नहीं कर रहे थे, चक्रानुक्रम का पालन ये नहीं कर रहे थे। उसको चुनौती देने के लिए
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और इसी तरीके से करीब 1200 पंचायतें थी जिनको भंग कर दिया गया, परिसीमन नए तरह से किया गया था, तो उसको कुछ लोगों ने चुनौती दी थी, तो उसके लिए गए थे। कोई भी वहाँ ओबीसी को जो 14% आरक्षण दे रखा है उसको चैलेंज करने के लिए कोई वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंचा था। यदि आप पंचायत अधिनियम के विरुद्ध चुनाव करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पर जब जस्टिस खानविलकर ये बोल रहे थे कि भाई महाराष्ट्र का जजमेंट जो है हम मध्य प्रदेश पे लागू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो मनिंदर सिंह जी थे जो एक तरीके से सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जो तुषार मेहता जी थे जो सॉलिसिटर जनरल थे, जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील थे, उनको ये बोलना था कि माय लॉर्ड, ये जो महाराष्ट्र की पिटीशन है पहले हम पढ़ लें कि वो किन बैकग्राउंड्स के साथ, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, वो किन मुद्दों के साथ लगाई गई, और मध्य प्रदेश के हालात अलग हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां ओबीसी की आबादी 50% से कम हो। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वो जो महाराष्ट्र का जजमेंट है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे अपने तर्क है और हमको पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को अलग अलग नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व देना है। तो ऐसा कह के वो समय ले सकते थे, और समय लेकर जो डाटा ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट जबलपुर में प्रस्तुत किए हैं, वही सारे डाटा, वही सारी जानकारी हम सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते थे। तो ऐसा करके ही ओबीसी का आरक्षण बचाया जा सकता है। यूं इस तरीके से सदन में आपने कोई पारित कर दिया कि हाँ हम चुनाव साथ में करवाएंगे, ये सब गोलमोल बातें हैं। यदि सही मायने में आप ओबीसी का आरक्षण बचाना चाहते हैं तो आपको तार्किक आधार पर अपने पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने होंगे। तार्किक आधार पर, लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि आप लड़ेंगे तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में ये ओबीसी के सम्मान की लड़ाई हम जीत सकते हैं, नहीं तो हम वहाँ से नहीं जीत सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ ऐसा हो चुका है। पहले महाराष्ट्र सरकार की रिव्यू पिटीशन को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है। तो ट्रिपल टेस्ट की तैयारी करिए, आप तर्क रखिए, रोहिणी कमीशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रखिए, ओबीसी जातियों को 2 हिस्सों में बांटिए, अदर बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ी जातियाँ। 14% आरक्षण आप ओबीसी को दीजिए, 13% आरक्षण आप मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को दीजिए। इस तरीके से जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, जिसमें कई घुमक्कड़ जातियां भी आ सकती हैं, और कई सारी जातियां ऐसी हैं जो आदिवासी से ओबीसी में डाली गई हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो पहले शेड्यूल कास्ट थी, उनको अब ओबीसी में डाला गया। तो कई सारी जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं उनका हम एक अलग सेक्टर बनाकर अपना पक्ष अच्छे से कोर्ट के सामने रख सकते हैं। यदि ऐसा किया तो ही रिव्यू पिटीशन एंटरटेन होगी, नहीं तो रिव्यू पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। तो इस पर राजनीति करना बंद करिए, और दोनों दल मिलजुल कर ओबीसी को कैसे 27% आरक्षण मिले, इस पर एक कॉन्क्रीट काम करिए। दोनों पक्षों के जो बड़े वकील हैं वो इस पर काम करें, और जो कमलनाथ जी के समय, कांग्रेस सरकार के समय ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने के लिए जो विधेयक लाया गया था, जो बिल पास हुआ था, उस बिल को लेकर दोनों दल राष्ट्रपति के पास पहुंचे और वो कहें कि इस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों डाल दिया जाए? संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी मुद्दे डाले गए हैं, 284 मामले अभी तक डाले गए हैं, उन पर कोई भी कोर्ट अमूमन समीक्षा नहीं करती है। ये उस पर समीक्षा कब हो सकती है उसका भी मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती का जजमेंट है जो 1973 में आया है, उसके बाद उस पर समीक्षा शुरू हुई। अभी मात्र एक मामले, 284 में से मात्र एक मामले को समीक्षा में लिया गया था, और समीक्षा भी तब होगी जब उस नियम से किन्हीं अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने से, चूंकि मध्य प्रदेश में हर जिलों में उनकी आबादी 50% के आसपास है, तो उससे किसी के भी कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, इसका परमानेंट सलूशन है कि हम ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, ये जो विधेयक है जो विधानसभा से 2019 में पास हुआ था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, इस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति से हम रिक्वेस्ट करें। दोनों दल वहाँ जाएं संयुक्त रूप से, और ओबीसी को यदि ये हक और अधिकार देना चाहते हैं तो इस पे आपको संवेदनशीलता से, समझदारी से, बिना राजनीति किए और मिलजुल कर आपको प्रयास करने होंगे। इस तरीके से नूरा कुश्ती आप मत करिए,
इस तरीके से आप ये दिखावा मत करिए कि हाँ हम सगे हैं, ओबीसी के कांग्रेस सगी है या बीजेपी सगी है। दोनों लोगों को मिलजुल कर समेकित प्रयास करने होंगे और उसी दबाव को बनाने के लिए जो ओबीसी महासभा है, जो वर्तमान में आज ओबीसी की लड़ाई जमीन पर लड़ रही है, हजारों लाखों जो कार्यकर्ता हैं ओबीसी वर्ग के, जो पिछले एक दशक से एक ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने 2 तारीख को एक आंदोलन का आह्वान किया है। तो सभी लोग जो ओबीसी हितैषी हैं वो 2 तारीख को, 2 जनवरी को भोपाल पहुंचे और इस लड़ाई को, ओबीसी के संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाना है वहां बैठकर हम लोग तय करेंगे। तो सभी जेएस के साथी, सभी भीम आर्मी के साथी और सभी ओबीसी महासभा के साथी और वो लोग जो इस 70-80% आबादी के बारे में सोचते हैं, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो सब लोग का मैं आह्वान करता हूं कि वो सब लोग भोपाल पहुंचे और ओबीसी को कैसे उनके हक अधिकार संरक्षित किए जाए इस पर हमको चर्चा करनी होगी। हम लोग 2 जनवरी को भोपाल में मिल रहे हैं। थैंक यू।